सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +2 सब्जेक्ट पोल साइंस। हमने इससे पिछले पीरियड में पढ़ा था आसियान क्या था। एक कई देशों का समूह जिसके बारे में उस पीरियड में चर्चा की थी कि आसियान का सिंबल क्या था, कि दान की बालियों, आसियान का प्रतीक चिन्ह दान की 10 बालियों को दक्षिण पूर्व एशियाई के 10 देशों को इंगित करता था और आपस में मित्रता और एकता के धागे में एक सूत्र में पिरोना। आसियान के बारे में हमने महत्वपूर्ण चर्चा की थी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। और आज दिनांक 8/6/2020 को हम एक ऐसा टॉपिक उठा रहे हैं जिसका बड़ा अहम रोल है, आज के दौर में भी हम देख रहे हैं, और उसकी ऐसी अर्थव्यवस्था उस देश ने कैसे सुधारी और जो सत्ता थी वो किसकी तरफ, अमेरिका की तरफ से अपना ध्यान हटाकर किसकी तरफ, चाइना की तरफ हो गया। चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान, इस विषय पर चर्चा करेंगे। आइए अब हम अपने बिल्कुल नज़दीक के पड़ोसी और शक्ति के तीसरे केंद्र चीन की ओर रुख करें। आर्थिक शक्ति के रूप में चीन के उदय को पूरे विश्व में जिस तरह से देखा जा रहा है, अगले पन्ने पर अंकित कार्टून एकदम ठीक ठाक बता रहा है। यानी एक चाइना ऐसा देश है जो निरंतर अपनी ताकत को बढ़ा रहा है विश्व स्तर पर। 1978 के बाद से जारी चीन की आर्थिक सफलता को एक महाशक्ति के रूप में इसलिए उभरने के साथ जोड़कर देखा जाता है। आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने के बाद से चीन सबसे ज़्यादा तेज़ी से आर्थिक वृद्धि कर रहा है और माना जाता है कि इस रफ्तार के चलते हुए 2040 तक वह दुनिया का सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। अभी हाल ही में हमने देखा कि किस प्रकार उसने इस महामारी को भी क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया, और विश्व स्तर पर जो उसके उत्पाद हैं उनका अपना पांव जमा लिए हैं। आर्थिक स्तर पर अपने पड़ोसी मुल्कों से जुड़ाव के चलते चीन पूर्व एशिया के विकास का इंजन जैसा प्रतीक बना हुआ है, यानी सब कुछ जैसे उसके साथ जुड़ा हुआ है। इस कारण क्षेत्रीय मामलों में उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया है। इसकी विशाल आबादी, बड़ा भूभाग, संसाधन, क्षेत्रीय अवस्थिति की राजनीतिक प्रभाव इस तेज आर्थिक वृद्धि के साथ मिलकर चीन के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना के समय यहाँ की आर्थिक सोवियत मॉडल पर आधारित थी। आर्थिक रूप से पिछड़े साम्यवादी चीन ने पूंजीवादी दुनिया से अपने रिश्ते तोड़ लिए। ऐसे में इसके पास अपने ही संसाधनों से गुजारा करने के अलावा कोई और चारा न था। हाँ, थोड़े समय बाद इसे सोवियत मदद और सलाह भी मिली। इससे विकास का जो मॉडल अपनाया उसमें खेती से पूंजी निकालकर सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योग खड़े करने पर जोर था। चूँकि इसके पास विदेशी बाजारों में तकनीक और सामानों की खरीद के लिए विदेशी मुद्रा की कमी थी, इसलिए चीन ने आयातित सामानों को धीरे धीरे घरेलू स्तर पर तैयार करवाना शुरू किया। इस मॉडल में चीन के भूतपूर्व स्तर पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था खड़ा करने पर आधार बनाने के लिए सारे संसाधनों का इस्तेमाल किया, सभी नागरिकों को रोजगार और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के दायरे में लाया और नागरिकों को शिक्षित करने के लिए उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में चीन सबसे विकसित देशों में आगे निकल गया। अर्थव्यवस्था का विकास भी 5 से 6% की दर में हुआ, लेकिन जनसंख्या 2 से 3% वार्षिक वृद्धि इस विकास दर पर पानी फेर रही थी। यानी जनसंख्या के मामले में चीन विश्व के सबसे अग्रणी देशों में से है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पर साधनों की कमी हो, लेकिन कहीं न कहीं जनसंख्या उस चीज़ को क्या कर रही है, अनकंट्रोल कर रही है। बढ़ती आबादी विकास से लाभ से वंचित रह जाती है। खेती की पैदावार उद्योगों की पूरी ज़रूरत लायक अधिवेश नहीं दे पाती। अध्याय 2 में हम
सोवियत संघ की राज्य नियंत्रण आर्थिक संकट की चर्चा कर चुके हैं कि वहाँ पर किस प्रकार संकट गहराया। ऐसे ही संकट का सामना चीन को भी करना पड़ा। इसे औद्योगिक उत्पाद पर्याप्त तेजी से नहीं बढ़ रहा था, विदेशी व्यापार न के बराबर था, प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी। चीनी नेतृत्व में 1970 के दशक में कुछ बड़े नीतिगत निर्णय लिए। चीन ने 1972 में अमेरिका के से संबंध बनाने में अपनी राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को जन्म दिया। 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन-आई ने कृषि, उद्योग, सेना, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के प्रस्ताव रखे। 1978 में तत्कालीन नेता देंग स्वामपोंग ने चीन में आर्थिक सुधारों को खुले द्वार की नीति की घोषणा की। प्रश्न ये भी बनता है कि खुला द्वार क्या था। अब नीति यह हो गई थी कि विदेश पूंजी प्रौद्योगिकी के निवेश के उच्चतर उत्पादन को प्राप्त किया। बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए चीन ने अपना तरीका आजमाया। चीन ने थोक थेरेपी पर अमल करने की बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। यानी कुछ देशों ने थोक थेरेपी अपनाई, लेकिन चीन ने तो अपनी मंडी का फैलाव किया। नई आर्थिक 1982 में निजीकरण, खेती का निजीकरण किया गया। उससे 1998 में उद्योगों का व्यापार के संबंधित अवरोधों को सिर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए हटाया गया, जहां विदेशी निवेश अपने उद्यम लगा सकते थे। नई आर्थिक नीतियों के कारण चीन की अर्थव्यवस्था के लिए जड़ता से उभरने के लिए मदद मिली। कृषि निजीकरण के कारण कृषि उत्पादों पर ग्रामीण आय उल्लेखनीय बढ़ोतरी, ग्रामीण व्यवस्था में निजी बचत का परिणाम बढ़ा और इससे ग्रामीण उद्योगों की तादाद तेजी से बढ़ी। उद्योगों में कृषि दोनों क्षेत्रों में चीन की अर्थव्यवस्था वृद्धि दर तेज रही। व्यापार के नए कानून तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन के निर्माण में विदेश व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। चीन पूरे विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश बनकर उभरा। चीन के पास विदेशी मुद्रा का विशाल भंडार है। इसके दम पर चीन दूसरे देशों से निवेश कर रहा है और चीन 2001 के विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। इसे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने के लिए दिशा में चीन ने एक कदम और बढ़ाया। अब चीन की योजना विश्व आर्थिकी से अपने जुड़ाव को गहरा करने और भविष्य के विश्व व्यवस्था में एक मंचा रूप देने की है। चीन आर्थिकी में भी नाटकीय सुधार हुए, लेकिन वहाँ हर किसी के सुधारों को लाभ नहीं मिला। चीन में बेरोजगारी बढ़ी, 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में हैं। वहाँ महिलाओं को रोजगार में काम करने के हालात उतने ही खराब है जितने यूरोप में 18वीं और 19वीं शताब्दी में थे। इसके अलावा पर्यावरण नुकसान, भ्रष्टाचार बढ़ने जैसे परिणाम भी सामने आए और गाँव और तथा तटीय और मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच भी फासला बढ़ता गया। हालांकि एक क्षेत्रीय वैश्विक स्तर पर चीन ऐसे जबरदस्त आर्थिक शक्ति बनकर उभरा कि अपने उसका लोहा मानने लगे। चीन अर्थव्यवस्था का बाहरी दुनिया में जुड़ाव, पारस्परिक निर्भरता को यह स्थिति बना दी। अपने व्यावसायिक साझेदारों पर चीन की जबरदस्त प्रभाव बन चुका है। यही कारण है कि जापान, अमेरिका, आसियान और रूस सभी व्यापार से आगे चीन के बाकी विवादों को भुला चुके। उम्मीद की जा रही है जल्दी ही चीन में ताइवान के मतभेद को खत्म हो जाएंगे और ताइवान इसकी अर्थव्यवस्था के साथ ज़्यादा घनिष्ठ रूप से जुड़ जाएगा। 1997 के वित्तीय संकट के बाद आसियान देशों में अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने चीन की आर्थिक उभार में काफ़ी मदद की। लातीनी अफ्रीकी निवेश की मदद से इन नीतियाँ बताती और विकासशील देशों के मामले में चीन एक नई विश्व शक्ति के रूप में उभरता जा रहा है। यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है कि चीन की बढ़ती ताकत के बारे में काफ़ी बार ये प्रश्न परीक्षा में आता है कि एक ड्रैगन को दिखाया गया, पीछे चाइना की दीवार इसका सिंबल दिखाई गई है। इसमें है कि चीन निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है और सबको निगलने की कोशिश किए जा रहा है। अमूमन चीन का नाम हमारे जेहन में चीन की दीवार और ड्रैगन की तस्वीर कांतती है। चीन की आर्थिक उभार को दिखाने के लिए कम्युनिस्ट के कार्टूनिस्ट ने दोनों का इस्तेमाल किया गया है और रोकने का प्रयास भी किया गया है, लेकिन वो नहीं रुके, निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए जो महत्वपूर्ण नोट्स बनेगा
चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान कैसे हुआ, इसके बारे में जितना भी विस्तारपूर्वक हमने पढ़ा है उसको आप विस्तारपूर्वक से लिखें। परीक्षा की दृष्टि से अहम इम्पोर्टेंट है और कार्टून की दृष्टि से भी जो 5 नंबर का प्रश्न है 101% प्रश्न आ जाता है परीक्षा में इसी लेसन में से। तो दूसरी चीज़ ये बताई गई है कि एक आपको मैसेज भी दिया गया है कि जितने भी बच्चों ने नोट्स तैयार कर रखे हैं, चाहे वो ऑफलाइन के हों, पहले हमने कक्षा में किए पहले और दूसरे लेसन के, या अब कर रहे हैं, वो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर प्लीज़ आप सेंड कर दें ताकि मुझे यह आभास हो कि मेरे द्वारा करवाया गया काम आपको समझ में आ रहा है, ये चेकिंग वर्क है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि वो मेरे पर्सनल नंबर का पता है आपने वहाँ सेंड कर दे ताकि मैं चेक कर लूँ। धन्यवाद।